अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ अरसलान अली। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली चीज़ है। ठीक है, देखिए आज का लेक्चर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है लेकिन यूज़फुल है आप लोगों के लिए, ये याद रखना मेरी बात। देखिए आज मैं ज़्यादा बातें नहीं करने आया, मैं आज ज़्यादा क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, और वो क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बच्चे मेरी वीडियोस का जो है वो इंतज़ार करते हैं। उनके लिए आज ये खुशखबरी है कि वो क्वेश्चंस जो बोर्ड में आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस, आज लॉन्ग क्वेश्चंस की मैं वीडियो डाल रहा हूँ। कल मैं शॉर्ट और थ्योरम की वीडियो डालूंगा। ठीक है, ज़रा इसको गौर से देख लीजिएगा। और आज जो क्वेश्चंस आप करेंगे ना, इंशाल्लाह वो बोर्ड वाले दिन, इंशाल्लाह पेपर वाले दिन वही क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो पेपर में आने हैं उनको मैंने सोल्व करना है। तो सोल्व कैसे करना है ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक हो गया। अब देखें, सबसे पहले जो हमारे पास लॉन्ग आना है वो आना है एक्सरसाइज 1.6 में से। ठीक है, एक्सरसाइज 1.6 में से एक लॉन्ग आना है आपको, और 100% क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड ये आपको आना चाहिए। ठीक है, मेरी बाज़ वीडियोस के अंदर क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड किया गया है, आपने उस वीडियोस को भी देखना है। आज मैं क्रैमर रूल भी समझा दूंगा आपको और इन्वर्जन मेथड भी समझा दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर, लेकिन वो वीडियो भी अगर आपने देखनी हो तो देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ ये पेपर में आने हैं, यानी इसी एक्सरसाइज में से मिलते जुलते जो क्वेश्चन मेथड समझा रहा हूँ आपको, तो समझ लीजिएगा। देखें, पहला जो क्वेश्चन आपको आना है वो आना है 1.6 में से। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन। जैसे अगर एक क्वेश्चन है, मैं कोई भी क्वेश्चन कर देता हूँ आपके सामने, सपोज करें 8वां पार्ट मैं कर देता हूँ आपको। ठीक है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको हमने सोल्व करना है बाय क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल से इसको सोल्व करना है। ठीक है, क्रैमर रूल को आपने इस तरह से सोल्व करना है। और ये जो क्वेश्चन करवाया ना, क्रैमर रूल जो 1.6 के पहले 8 क्वेश्चन है इसी मेथड से होने हैं। ठीक है, तो ये पेपर में आने के बड़े चांसेस हैं। इस क्वेश्चन के नहीं, इसमें से और पार्ट भी है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये जो पार्ट है ना 1.6 के 1 से लेकर जो 8 तक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसको अगर आप देख लेंगे, कर लेंगे, तो मैं कहता हूँ आपके लिए यूजफुल हो जाएगी, समझ भी आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, इसको क्रैमर रूल से सोल्व करना है। तो क्रैमर रूल से सोल्व करें या इन्वर्जन मेथड से सोल्व करें, आपने सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में यानी सबसे पहले क्या आएगा, इसके कोफिशिएंट्स आएंगे x के साथ -4 1 2। आप कहेंगे सर 1 कहां से आया? 1 देखिए, x के साथ जो नंबर नहीं है तो इसका मतलब है 1 है। ठीक है, आपके लिए स्पेशली वीडियो बनाई जा रही है, सो इसको आप देखेंगे। ये आ गया कोफिशिएंट। अब इसके साथ आएगी वेरिएबल x y, जो इसमें यूज हुए हैं वेरिएबल x और y, और इक्वल लगा के क्या आएगा हमारे पास 4 और 8। सो ये आ गया मैट्रिक्स फॉर्म में, शिफ्ट हो गया। ठीक हो गया। अब मैट्रिक्स फॉर्म में जब आपको इन्वर्जन मेथड भी करना है या क्रैमर रूल करना है, आपने इस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें आपको a लेट कर लेना है, इसको आपने x लेट कर लेना है, इक्वल लगा के इसको आपने b लेट कर लेना। ठीक हो गया। लेकिन ये आप इन्वर्जन मेथड में कीजिएगा। क्रैमर रूल में अगर आप लेट ना भी करेंगे तो इशू कोई भी नहीं है। ठीक हो गया। अब देखिए, सबसे पहले आपने a का डिटर्मिनेंट लेना है। a मतलब ये जो आपने लेट किया था, a का डिटर्मिनेंट लेना है सबसे पहले। सो आप ले रहे हैं जी 3 -4 1 2। अब उसके बाद आप डिटर्मिनेंट लेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे जी, 3 × 2, माइनस का साइन ऑलवेज यूज होगा, देन उसके बाद 1 × -4। ठीक हो गया। 6 + 4, आपको समझ आ गई होगी कि प्लस क्यों लिखा मैंने, माइनस माइनस +4। क्लियर है। अब देखिए, कुछ और क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें y पहले दिया होगा, x बाद में दिया होगा, तो उसमें रीअरेंज करना आपका फर्ज बनता है। ठीक है, आप इसको आप कर सकते हैं, रीअरेंज करके भी आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लिया। डिटर्मिनेंट हमारे पास जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया। अगर हाँ 0 के इक्वल आ जाता तो ये आगे सोल्व ही ना होता,
चाहे क्रैमर रूल है चाहे यूनियन मेथड है, डिटर्मिनेंट अगर 0 आ जाए, देन अगर ये 0 नहीं आया तो इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है, क्योंकि ये नॉट इक्वल टू 0 है, आप मेंशन कर देंगे तो इसका मतलब होगा नॉट इक्वल टू 0, इट इज नॉन सिंगुलर। लिख देने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, नॉन सिंगुलर है जी, सिंगुलर, ठीक हो गया, नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर को ही आगे मजीद सॉल्व किया जा सकता है, सिंगुलर को नहीं। अब देखिए ये आ गया, अब आपने दो चीजें फाइंड आउट करनी है, ए एक्स फाइंड आउट करना है और क्या फाइंड करना है, ए वाई फाइंड आउट करना है। रिवीजन करवा रहा हूँ, बाल बच्चों को आते होंगे लेकिन रिवीजन कुछ चीज़ें हैं, नई चीज़ें वो समझ लेंगे तो आपके नंबर 75 आउट ऑफ 75 आएंगे इंशाल्लाह। अब देखिए, अब उसके बाद आपने जी ए एक्स कैसे फाइंड आउट करना है, ए एक्स के लिए आपने ए पे आना है, ए वाले मैट्रिक्स पे आना है। अब ए वाले मैट्रिक्स पे आके आपने क्या करना है, पहले कॉलम की जगह आपने क्या लिख देना है 48 और दूसरा कॉलम एज इट इज आपने लिखना है। समझ आई बात, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो लेंथी है लेकिन आपको समझा रहा हूँ हर स्टेप को। पहले कॉलम की जगह पे 48 और दूसरा कॉलम सेम एज इट इज आएगा, ये ए एक्स फाइंड होगा, ठीक है। अब ए वाई कैसे फाइंड होगा जी, ए वाई फाइंड होगा कि पहला कॉलम तो हमने यहाँ पर यूज कर लिया है कि एज इट इज के पहले कॉलम की जगह ये लिखा, अब पहला जो कॉलम है वो ऐसे आएगा और दूसरे कॉलम की जगह 48 लगाना है। ये चीजें आपने समझनी है, मेन चीजें ये हैं, क्लियर है पॉइंट। अब आप आगे आए, आगे इसका क्या करेंगे जी, अगले स्टेप पे आप इसका ले लें डिटर्मिनेंट, ये मेंशन कर लें 4 - 4 8 2। सो इसका मतलब होगा कि आप जब इसका डिटर्मिनेंट लेंगे 4 × 2, आगे क्या आएगा जी -4 × 8। जब इसको आप सोल्व करेंगे 8 + 32, पता है प्लस कैसे आया, -+40। सो ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया, ठीक हो गया। इसको हम कहेंगे कि ये ए एक्स का डिटर्मिनेंट है जी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट आपने निकालना है ए वाई का डिटर्मिनेंट, अब जब आप निकालेंगे ए वाई का डिटर्मिनेंट 3 4 1 8, क्लियर है पॉइंट्स। अब आपने जब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है तो 3 × 8 माइनस ऑलवेज लगाना है जब आप डिटर्मिनेंट ले रहे हो, 1 × 4, सो 24 - 4, योर आंसर इज 20। अब ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। क्रैमर रूल इंशाल्लाह मुझे लगता है फर्स्ट या सेकंड टाइम में आ सकता है, इसको समझ लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पार्ट, बाकी भी ऐसे ही है, ठीक हो गया। अब देखिए ए एक्स भी आ गया डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हमने क्या करना है, बेसिकली हम इसमें एक्स और वाई फाइंड करते हैं, तो एक्स और वाई फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ठीक हो गया। और y फाइंड करने के लिए हमेशा क्या होता है, ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, ये हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूलाज होते हैं। सपोज कर लें ए एक्स का डिटर्मिनेंट, एक्स के लिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट, वाई के लिए ए वाई का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए ए एक्स के लिए क्या करेंगे आप, ए एक्स का डिटर्मिनेंट 40 है, 40 ओवर ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज निकाला हुआ है 10, सो 10। देन उसके बाद y के लिए क्या है, ए वाई का डिटरमिनेंट 20 ओवर 10, सो इसकी कटिंग कर सकते हैं आप, 10 1 10 10 4, तो ये हमारे पास 4 आ गया x और y की जगह पर आप आ गया 2। सो हमारा जो गिवन आंसर है वो x इज इक्वल टू 4 है और x इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सोल्व होना है, क्रैमर रूल तो इस तरह से सोल्व होना है, चाहे कोई भी मेथड आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आने, मेथड तो यही रहेगा, क्वेश्चन जो मर्जी आ जाए, 100% बात है। और यकीन है कि ये मैं वीडियोस अगर आप लोग के लिए बना रहा हूँ तो इससे आप इस्तेफादा ज़रूर हासिल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, बाकी इस पार्ट के अंदर से 1 to 8 सिंपल, इसमें से 2 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो सिंगुलर है, यानी जिनका ए का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, तो वो आगे सोल्व नहीं होंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल, लिख देंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक हो गया। लेकिन बाकी 8 क्वेश्चंस को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर कोई एक और देखें, अच्छा कोई ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं है जिसमें आपको रीअरेंज करना पड़े, सिंपल सारे वैसे ही हैं, अरेंज्ड हुए हुए हैं, उसको आपने इसी मेथड से सॉल्व कर देना है। सो क्रैमर रूल
बहुत आसान, बहुत इजी आता है। अब हम आते हैं इनवर्जन मेथड पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। सो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ तो गाइस वो मैं ज़रा काम किया था। अच्छा खैर उसको छोड़ें, इसकी मैं अब इंशाल्लाह ये समझ आ गई। अब हम क्रैमर रूल की तरफ आएंगे, इसी को हम सॉल्व करेंगे इनवर्जन मेथड से। सो ऊपर वाला प्रोसीजर यहाँ तक सेम है, मूव कर रहा हूँ भी। नहीं जी, इनवर्जन मेथड हो या क्रैमर रूल हो, मेथड यहाँ तक सेम होगा, ठीक हो गया। यहाँ तक तो आपको आसानी हो जानी चाहिए कि सबसे पहले उसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट लिखेंगे। अगर एक्स नहीं गिवन एक्स के साथ तो वो आप 1 -1 जो भी उसके साथ साइन होगा विद साइन मेंशन करना ज़रूरी है। देन उसके बाद एक्स वाई वेरिएबल्स, देन उसके बाद जो नंबर्स कांस्टेंट के तौर पर वेरिएबल, देन उसके बाद ए का डिटरमिनेंट आपने निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको ये याद रखना है जो इनवर्जन मेथड है उसमें कंडीशन सेटिस्फाई, बेसिकली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई को हमने क्या करना है, एक्स को इधर रहने देना है, तो ये ए उधर जाके इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। बेसिकली हमने ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती है। यानी क्रैमर रूल का तो सिंपल है। अब इनवर्जन मेथड, इनवर्स मेथड के अंदर आपने ये करना है कि ए को इक्वल के इस तरफ ला के डिवाइड नहीं करना, इनवर्स करना है। आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं किया जा सकता, ठीक है। इनवर्स करना है, इधर आके हर चीज को क्लेरिफाई कर रहा हूं। इनवर्स पहले है ना, यानी एक्स से पहले है ए, तो यहां पर भी बी से पहले ही इनवर्स होके आएगा। समझ आई बात, पहले ही आएगा, बी के बाद नहीं आएगा, पहले ही इनवर्स होके आएगा। सो ये चीजें आपको, ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। अब हमने सबसे पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया, ठीक है, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें हमें पता होनी चाहिए, मेरी वीडियोस काफी हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए दो चीजें हमें ऑलवेज पता होना जरूरी है। वो है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो डिटरमिनेंट पता होना चाहिए और एक एडजॉइंट पता होना चाहिए। डिटरमिनेंट तो हमने निकाल लिया, डिटरमिनेंट तो हमारे पास क्या आया, 10 आया। हाँ अगर 0 आ जाता तो यहीं पर खत्म कर देते, इट इज नॉट पॉसिबल। तो समझ लें ये लॉन्ग पेपर में आने हैं, ये मजाक बिल्कुल नहीं है, ठीक है। समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी, प्रैक्टिस कर लें, ठीक है, प्रैक्टिस कर लें। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इससे आपको ये है कि ग्रुप में हम शामिल हो जाए, उसमें भी गेस्ट आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। उसके बाद देन आप जब आगे शुरू करेंगे, आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स, क्योंकि इनवर्जन मेथड है। ए इनवर्स के लिए दो चीजें निकालनी थी, डिटरमिनेंट जो निकल आया, एडजॉइंट निकालना है। किसका निकालना है जी, ए का ही निकालना है यहाँ। तो ए का एडजॉइंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आप क्या करते हैं, 2 की जगह चेंज करते हैं, ठीक है। 2 ऊपर 3 नीचे, 2 की जगह चेंज किए, 2 के साइन चेंज किए, लो जी सॉरी 2 की जगह चेंज की, ऊपर 2 नीचे 3, 2 के साइन चेंज किए। ये माइनस प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। ये आपने करना है एडजॉइंट के लिए, 2 की जगह चेंज, 2 के साइन चेंज, नोट जगह नहीं चेंज करनी दूसरों की, बाकियों के साइन चेंज करनी है, 2 की सिर्फ जगह चेंज करनी है। वो इन्हीं की जगह चेंज कर ले और इनके साइन चेंज कर ले, ठीक है। 2 चीजें फाइंड हो गई। पहला स्टेप हमने किया जी, इधर आके इन्वर्स किया। बेसिकली हमने एक्स फाइंड करना है ना, तो एक्स के लिए हमें इधर लाके इसको इन्वर्स किया, एक्स अकेला रह गया। एक्स का मतलब एक्स और वाई है। ए इन्वर्स निकालने के लिए 2 चीजें निकाली हमने, डिटरमिनेंट भी निकाल लिया और एडजॉइंट भी निकाल लिया, क्लियर है। अब 2 चीजें निकल आएंगी तो हमें क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। इनवर्स तो आपको पता ही है, फॉर्मूला होता ही होता है। तो अब आप क्या करेंगे, सिंपल, आपको ये कंडीशन लगानी है यहाँ पे, x इज इक्वल टू क्या लगाना है जी, ए इनवर्स बी। ये कंडीशन ही तो सेटिस्फाई करनी है भाई, यही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है ना। तो ए इनवर्स के लिए जो ए इनवर्स निकालना था हमने, उसके लिए हमें 2 चीजें निकाल चुके हैं, एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं और
डिटर्मिनेंट भी निकाल चुके हैं, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं। अगर दोनों चीज़ें आ जाएं तो हमें पता है क्या फाइंड हो जाता है, इन्वर्स फाइंड हो जाता है, दोनों चीज़ें आ जाएं तो जाहिर बात है इसके लिए हमने क्या करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला ना लगाएं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दें। ये लिखने का ये तरीका था। अब देखें मैं क्या करूँगा, ए इनवर्स के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, इसको देखते हुए वैल्यू पुट करूंगा 1/, क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है हमारे पास 10, और इनटू में क्या करूंगा, क्योंकि इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए 2 4 -1 3। जी जनाब, मैंने इनवर्स की जगह पर इसको देखते हुए दोनों वैल्यूज पुट कर दी। आगे बी तो है ना, बी की जगह बी नहीं पुट करना, बी का मैट्रिक्स पुट करना है। लें जनाब, समझ आई बात। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इन्वर्स मेथड कुछ बच्चों को समझ नहीं आता, मैं इसलिए आसान से आसान करके समझा रहा हूँ कि आपने भाई क्या करना है, सबसे पहले भाई ये याद रख लें कि ए इन्वर्स उधर जाके बी से पहले इन्वर्स होगा। इन्वर्स क्यों होगा भाई, डिवाइड क्यों नहीं होगा? तो याद रखें मैट्रिक्स को प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है, लेकिन डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो डिवाइड करने के लिए उन्होंने एक तरीका निकाला था इन्वर्स, तो वो इन्वर्स निकाला है -1, छोटा सा ऊपर -1, तो ये इन्वर्स हो जाता है। एंटी जो है वो लॉग के तौर पर जो हम यूज़ करते हैं ना, एंटी लॉग इन्वर्स, वही है कि इन्वर्स कर दिया जाएगा। तो इन्वर्स पहले आगे हो गया, देन दो चीज़ें निकालने के लिए हमें डिटर्मिनेंट लिया, अर्जाइंट लिया, निकल आई। वही कंडीशन को आपने नीचे लिखते हैं, नीचे लिखने के बाद उसके अंदर वैल्यूज पुट करें। अब देखिए ए इन्वर्स के लिए हमें पता था 2 वैल्यूज होनी जरूरी है, तो 1/10 हो गया, अर्जाइंट हो गया। बी की जगह बी नहीं पुट करना, बी का मैट्रिक्स पुट करना, उसकी कीमत पुट करनी है। कुछ बच्चे बी पुट कर देते, समझ नहीं आ रही थी बी। ये देखिए बी की जगह वो ए इनवर्स की जगह पर दोनों चीजें। अब नेक्स्ट बड़े क्लियर करके बता रहा हूं। अब आपने क्या करना है, इसके बाद पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। आपको क्या करना है, 1/, यहां तो एक्स आ ही रहा है, 1/10 क्या कीजिएगा जी, मल्टीप्लाई कीजिएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 × 4, दरमियान में ऑलवेज प्लस, डिटर्मिनेंट लेते हुए माइनस, मल्टीप्लाई करते हुए प्लस, 4 को 8 के साथ, 4 × 8। क्लियर है पॉइंट्स? अब आगे कोई कॉलम नहीं तो नीचे आ जाए, फिर दोबारा से वही रिपीट करें, -1 × 4 प्लस 3 × 8। मैं उन बच्चों को क्लैरिफाई कर रहा हूँ जो पूरा साल नहीं कर सके, उनको समझ नहीं आई, वो कर रहा हूँ। जो बच्चे बिल्कुल पूरा साल अपनी कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ सके, वो इसको समझ लें, कर लें। भाई यही दिन है हमारे पास, यही वक्त है, यही सुनहरी वक्त है, पूरे साल के दाग धुल जाएंगे आपके इंशाल्लाह। सो ये देखिए अब क्या हो जाएगा, 8 + 32, नीचे आ जाए, ओवर लगाने की जरूरत नहीं है, -4 + 24, ठीक हो गया जी। आगे माइनस ये आ गया एज इट इज, इन दोनों को ऐड करें तो क्या हो जाएगा 40, इन दोनों को करेंगे तो 20। अब ये 1/10 का मतलब है 10 डिवाइड होगा दोनों के साथ, 40 डिवाइडेड बाय 10, देन थोड़ा सा नीचे आए 20 डिवाइडेड बाय 10, ये चीज। अब x, ये इक्वल में x आ रहा है, x का मतलब क्या होता है, x और y। अब इसको कटिंग करें 4, इसको कटिंग करें 2, सो इसका मतलब ये हुआ x = 4 और y = 2। देखा, सेम हमारा आंसर आया इन्वर्जन मेथड का भी और क्रैमर रूल का भी। इसका मतलब हमारा मेथड ठीक है, लेकिन आपने समझना है भाई, मैं आपको पहले क्लियर कर रहा हूँ, मेरी वीडियो को रिवाइंड करके समझ लें। जो चीज़ें मैंने बताई हैं उन पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आप बैठे बैठे बाकी क्वेश्चंस भी करेंगे इंशाल्लाह। अब मैं आता हूँ अगले लॉन्ग्स जो आना है, ठीक है, अगले लॉन्ग की तरफ। अब मैं आता हूँ जो फर्स्ट चैप्टर में अगला लॉन्ग आने के चांसेस हैं। एक तो ये थे, अब रिव्यू एक्सरसाइज के 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं, वो अब मैं करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे कि रिव्यू एक्सरसाइज पेज नंबर 30 पर रिव्यू एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। ये अब हम कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको भी प्रैक्टिस में ले आए। अगर लिखा हुआ है जी क्वेश्चन नंबर 3 का, हमारे पास ये है कि इफ हमारे पास है a + 3 4 6 b - 1 = -3 4
-2 -1 सॉरी 6 2 6 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, फाइंड a एंड b, a b। ठीक हो गया जी, आसान क्वेश्चन है, इसको आप समझें, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अब देखिए, अब ये हमारे पास है दो मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये इफ को ना भी देखे तो कोई इशू नहीं है। अब देखिए ये दो मैट्रिक्स हैं और इक्वल है। इक्वल कैसे पता चल रहा है? इक्वल मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल का साइन है हमारे पास, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वल मैट्रिक्स की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि उसका ऑर्डर भी सेम होना जरूरी है और उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स का भी इक्वल होना जरूरी है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स मतलब अगर यहाँ पर फर्स्ट पे अगर 3 है या 4 है, कुछ भी है, तो उस पे भी वहां पे इक्वल में वही होना जरूरी है। यहाँ 4 है तो उसके क्रॉसपोंड भी 4 होना जरूरी है। यहाँ 6 है तो इधर भी 6 होना जरूरी है। यहाँ अगर कुछ भी नंबर है, यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना जरूरी है। सो इसका मतलब है कि ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट का भी इक्वल होना जरूरी है। तो ये क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल है क्योंकि इसने दरमियान में इक्वल का साइन दिया, जिसका मतलब ये इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर a+3 इज इक्वल टू क्या होगा? -3। क्यों -3 होगा? क्योंकि पहला जो एलिमेंट है वो पहले के इक्वल है। 4 देखिए 4 के इक्वल है, 6 देखो 6 के इक्वल है, बट आपने ये देखना है कि पहला एलिमेंट पहले वाले के इक्वल है। इक्वेशन नंबर 1 हो गई। देन आपने ये देखना है कि b-1 इक्वल टू 2 है, होता ही 2 है, ठीक है, क्योंकि दोनों एलिमेंट इक्वल है। अब कैसे देखिए, ये इधर प्लस हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये देखें -3 एज इट इज था, और जो बाद में आती है वो बाद में लिखी जाती है वैल्यूज, ठीक है। a इज इक्वल टू -6, कैलकुलेटर अपने पास रखिएगा, -3 -6, सो a की वैल्यू भी आ गई। देन उसके बाद अब जब ये माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 2 + 1, सो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। सो योर आंसर इज क्लियर। यानी a इज इक्वल टू -6 है, b इज इक्वल टू 3 है। अब आप कहेंगे सर ये इक्वल कैसे है? तो ये एक्स्ट्रा चेक कर सकते हैं आप। चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन में जो ओरिजिनल है उसमें आप पुट कर सकते हैं। a की वैल्यू क्या निकली है? -6। तो अब -6 + 3 अगर करते हैं तो क्या आंसर आता है? -3। तो देखिए इक्वल में -3 है, क्लियर है ना? ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अगर b-1 है तो b की जगह पर अगर b की वैल्यू देखिए b-3 - 1 तो क्या आ जाएगा? 2। तो देखिए उसके क्रॉसपोंड 2 है। तो इससे पता ये चलता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारे पास सोल्व हो गया। अब हम आते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 है, रिव्यू का ही क्वेश्चन नंबर 5। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इंतहाई आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू फाइंड करेंगे जबकि हमें क्या गिवन है जी? 2 1 3 - 3, ठीक है, प्लस x इज इक्वल टू 4 - 2 -1 - 2, ठीक हो गया। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये पूरा मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाके इधर x रह जाएगा क्योंकि फाइंड ही x करना है। इक्वल जो पहले है वो पहले लिखनी है वैल्यूज, ठीक हो गया। माइनस कर देंगे, बाहर माइनस आएगा, साइन नहीं चेंज होंगे। कुछ बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, तो ये गलती है कि आपने बाहर वाला साइन चेंज करना है, अंदर वाले का कोई साइन चेंज नहीं करना। ये चीज याद रखें आप, ठीक है। अंदर वाले साइन सेम रहेंगे। नहीं जी, क्या करेंगे? सेम माइनस कर देंगे, 4 - 2 -2 - 1 -1 - 3, फिर -2 -+3। सो योर आंसर इज 2 -3 -4 एंड देन 1 इज रिक्वायर्ड आंसर। फाइंड x। इज इट क्लियर? अब आपको बताता चलूं, ये लॉन्ग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन अगर आप 1.1 को जरा गौर करें, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल ऐसे ही है। समझ आई बात? 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3
समझ आ रही ना बात? ये पहले चैप्टर में ये लॉन्ग जो मैंने अभी करवाए हैं, ये अगर आप कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, देन ये जो रिव्यू एक्सरसाइज के हैं, देन 1.1 का वो थर्ड वाला पार्ट अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ पहला लॉन्ग उसी में से आएगा। बाद में आप बात कीजिएगा आगे, ये वीडियो अपलोड रहेगी, जब आपका टेस्ट हो जाएगा फिर इस वीडियो पे आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और ये शेयर कीजिएगा, बाकियों का भी फायदा हो ना, खुद का ही ना फायदा सोचे, बाकियों का फायदा अगर आप सोचेंगे तो आपका भी फायदा हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूँ, ये तो ए पार्ट क्लियर हुआ था, पहले लॉन्ग का ए पार्ट क्लियर हुआ था, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ दूसरा यानी बी पार्ट पे, चैप्टर नंबर 2 पे, ठीक है। उसमें से जो लॉन्ग आने हैं वो मैं करवा रहा हूँ, वो भी समझ लें। अब शुरू करते हैं जी। अब मैं शुरू कर रहा हूँ जो बी पार्ट आना है हमारे पास, उसको हम शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.4 है, यूज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट टू फाइंड। अब देखिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने, ये क्वेश्चन कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कर लेंगे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है जी। देखिए 81 की पावर 9 n, देन डॉट 3 की पावर 5 माइनस अगली टर्म स्टार्ट हो रही है 3 की पावर 4n माइनस 1, ठीक हो गया 243, ठीक हो गया। देन उसके बाद ओवर में आ जाएं, ओवर में हमारे पास है 9 2n, ठीक है, ब्रैकेट 2 की पावर 3 की पावर 3, ठीक हो गया जी। ये चीज़ अगर आपने समझ लेना है तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले 81 को फैक्टराइज करेंगे। 81 को फैक्टराइज करने के बाद ये बनता है हमारे पास 3 की पावर 4, बाहर आ जाएगा n। पहले फैक्टराइज कर लेना है। पहले आप फैक्टराइज कैसे करेंगे? 81 को फैक्टराइज कर लेंगे। 81 को 3 27 आर, 3 9 आर, 3 3 आर एंड 3 1 आर। सो देखा 3 की पावर 4 ऊपर पावर n, डॉट लगा के क्या आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1, और इसको फैक्टराइज करने पर बना 3 की पावर 5, ठीक हो गया। ये क्लियर हो जाना चाहिए पॉइंट, ठीक है। देन उसके बाद जब 9 को फैक्टराइज करना है आपने, तो 9 को फैक्टराइज बनेगा 3 की पावर 2, ब्रैकेट लगाकर बनेगा 2n डॉट 3 की पावर 3। अब उसके बाद हमने जब इसको फैक्टराइज कर लेना है, देन उसके बाद हमने इसके डबल एक्सपोनेंट को सिंगल में शिफ्ट करना है, जैसे 3 4n, देन डॉट 3 की पावर 5 माइनस 3n माइनस 1 इंटू जो है वो 3 की पावर 5, ठीक है। देन नीचे भी डबल एक्सपोनेंट है, इसको भी आप सिंगल में कर लें, 3 की पावर 4n डॉट 3 की पावर 3। लें जी, यहां तक समझ आ गई बात। अब उसके बाद आपने पावर्स देखे, बेसिस सेम है, बेसिस सेम हो तो कौन सा लॉ अप्लाई होता है जी? a की पावर n हो, मल्टीप्लाई हो रहा हो a की पावर m हो, तो इसका लॉ बनता है n माइनस m। वही सेम, बेस सेम है, तो 3 एज इट इज आ गया 4n प्लस 5 माइनस 3 लिखकर बेस सेम है 4n माइनस 1 प्लस 5, ठीक हो गया। नीचे आ जाइए, नीचे भी बेस सेम है तो 4n माइनस 3 सॉरी प्लस 3, ये हमने ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद हमने अगले स्टेप पे इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करना है, क्योंकि ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो इन दोनों को डिवाइड कर देना आपने इस पे 4n प्लस 5 ओवर 3n 4n प्लस 3 माइनस 3n की पावर 3 की पावर 4n प्लस 4 हो जाएगा, ठीक हो गया। सोल्व करने पर माइनस प्लस माइनस नीचे आ जाएगा 3 की पावर 4n प्लस 3। यानी इस स्टेप की आपको समझ आनी चाहिए। क्या करना है हमने जनाब ये दोनों टर्म्स को अलग-अलग डिवाइड कर देना है। अब दोनों की बेस सेम है, आप लॉ अप्लाई करके देखें, m हो और एक n हो, तो इसका मतलब होगा m माइनस n। लॉ अप्लाई होगा, ये लिखना भी लाजमी है ताकि आपको समझ आ जाए। डिवाइड हो रहे हो तो माइनस होती हैं, बेस सेम है तो क्या करेंगे 3 एक बार लिखेंगे 4n प्लस 5, ये दोनों माइनस हो जाएगी, माइनस 4n माइनस 3, माइनस लगाएंगे 3 4n प्लस 4 माइनस 4n माइनस 3, ठीक हो गया।
देन उसके बाद 4n से कैंसिल हो गया, 5 में से 3 गए 2, 3 की पावर 2 माइनस 4n से कैंसिल, 4 में से 3 गए 3 की पावर 1, ना भी लिखे 1 तो 1 नहीं होगा, तो क्या करेंगे 3 की पावर 2 9 माइनस 3, योर आंसर इज 6। ये चीज ठीक हो गया, ये आपका आंसर 6 हो गया जी। देन हम जब आगे आए क्वेश्चन नंबर 2 पे आए हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये मेरा लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है इस लॉन्ग का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग मैंने आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको देखें, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। दोबारा से करने में थोड़ा टाइम स्पेंड होगा, वीडियो लेंथी हो रही है, देन इसलिए जो है वो आप वीडियोस में वो जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ उसको देख लें। ठीक हो गया। अब आ जाए जी आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 के जो है हमारे पास पहले 2 लॉन्ग जो हैं 1 पार्ट और सेकंड पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से भी आपको आना चाहिए। मैं वो यहाँ पे अटेम्प्ट कर देता हूँ, ये लॉ समझ आ गई है, मैं रेज कर रहा हूँ, ये लॉन्ग लिखा रहेगा, इसके दरमियान में लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 3 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब देखें जी 2 की पावर जो है वो हमारे पास है 2 की पावर 1/3, उसके बाद हम मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय 60 की पावर 1/2। ओवर में आ जाएं तो क्या लिखा है 180 की पावर 1/2, उसके बाद है मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर -1/3 मल्टीप्लाई 9 की पावर 1/4। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसको सोल्व कैसे करना है। 2 को फैक्टराइज तो किया नहीं जा सकता, तो 2 वैसे ही आ गया हमारे पास, इक्वल आ गया। 27 को जब आपने फैक्टराइज किया साइड पर, 27 को 3 9s are 3 3s are and 3 1s are, तो क्या बना 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई डालकर बाहर आ गया 1/3, अंदर 3 और बाहर आज मल्टीप्लाई 60 को फैक्टराइज करने पर 2 30s are 2 15s are 2 5s are, सॉरी ये नहीं आ रहा, तो 3 5s are and 5 1s are, तो 2 30s are हो गया, 2 15s are हो गया, 3 5s are हो गया और 5 1s are, यानी ये बना हमारे पास 2 का एक पेयर बना, 3 भी वैसे आ गया, 5 भी वैसे आ गया, ब्रैकेट लगा के 1/2 आ गया भाई। अच्छा जी 180 को फैक्टराइज कर लें जी, 180 को फैक्टराइज 2 90s are 2 45s are 3 15s are 3 5s are and 5 1s are, तो इससे हमें पता चला कि 2 की पावर 2 3 की पावर 2 और 5 ऐसे ही आ रहा है, तो बाहर 1/2 आ गया। मल्टीप्लाई, तो अब आपको पता ये चल रहा है कि 4 है, 4 को जब आपने फैक्टराइज करना है तो ये बन जाएगा 2 की पावर 2 बाहर आ गया -1/3, और मल्टीप्लाई डाल के क्या हो जाएगा 3 की पावर 2 बाहर आ गया 1/4। पावर्स वैसे ही हैं, सारी पावर्स वैसे ही हैं, बट ये जो अंदर आई हैं ये सारा फैक्टराइजेशन से आया है। फैक्टराइजेशन करना बहुत ज़रूरी है सिंपलीफाई के लिए। ठीक है, सिंपलीफाई करने के लिए हमने पावर्स वो सेम रखी है, अंदर जो ये चीज़ें आई हैं ना, मैंने इसको पेयर्स के तौर पर शो किया। हाँ, इसको क्यों नहीं किया, क्योंकि बाहर क्यूब था, इसलिए मैंने क्यूब डायरेक्ट कर दिया इसको। ठीक है, देन अब आप क्या करेंगे, जो डबल एक्सपोनेंट है उनको सिंगल एक्सपोनेंट्स में शिफ्ट करने के लिए ये 2 तो वैसे आएगा 1/3, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, ये तो कैंसिल होके ओनली 3 आ जाएगा, 1 हो जाएगा पावर में, मल्टीप्लाई अब 1/2 अंदर वाली तमाम पावर से मल्टीप्लाई होगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, पावर्स की बात हो रही है। सो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/1/2 1। अब नीचे आ जाए, नीचे भी डबल एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर दें के लिए आप कर दें 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 क्योंकि 1 है। सो उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 2, अब ये कटिंग नहीं हो रही तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर -2/3 आ गया,
मल्टीप्लाई बाई ये कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3 की पावर 1/2। देन अब ये सारा सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ बच्चे यहीं से कट करना शुरू हो जाएंगे। ये कैसे कट कर दी, ये पावर्स कटिंग हो सकती है, ठीक हो गया। पावर्स को कट कर सकते हैं, बेसिस को आप ऊपर नीचे से कट नहीं कर सकते, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई करना भाई हमने। सो हमारे पास जो बची वैल्यू 1/3 बची, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 बची, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 बचा, ओवर में 2 की पावर 1 बचा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1 भी है, 5 की पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां से ही कट करेंगे, 2 2 से कट करेंगे, 3 3 से कट करेंगे। ये एक शॉर्टकट मेथड है, नंबर इससे रिड्यूस हो सकते हैं, कट सकते हैं, ये गारंटी है। लेकिन जो मैं मेथड बता रहा हूँ उससे कटिंग होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, बेसिस सेम है, जैसे ये देखें और ये देखें, बेस सेम है, ये 3 और 3 की बेस सेम है, 5 और 5 की बेस सेम है, देन 3 और 3 की बेस सेम है और डिवाइड हो रहे हैं ऊपर नीचे। हाँ, ये 2 और 2 क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, ये आप जब आप करेंगे तो आपको आइडिया हो सकेगा। अब देखिए यहां पर लिखेंगे 2 1/3। अब ये इसके बाद यहां पर भी 2 है बेस, ये क्या है 2/3 बाय वाली फॉर्म है। तो हमने क्या किया, ये नीचे माइनस हो रहा है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, नीचे से खत्म हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस हो गया उसकी पावर के साथ, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। देन आगे हम जब मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, ये 2 और ये 2 हम क्या करेंगे, 2 1 -1 1 क्यों किया, नीचे से प्लस था, ऊपर जाके इसके साथ माइनस होगी, पावर बेस एक बार ही लिखनी है लेकिन पावर्स पर ही वर्किंग करनी है जो करना है, ठीक है। देन 3 की बारी आती है, 3 1 -1, देन ये भी तीनों हो गए। अब अगली बारी है मल्टीप्लाई बाय 3 1/2, नीचे है कोई 3 1/2 जी, ऊपर जाके 1/2 हो गया। देन उसके बाद आगे 5 की बारी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2, नीचे कोई 5 है जी, प्लस हो गया 1/2 -1/2। जो नीचे वाली तमाम चीजें थी, पावर्स थी, वो ऊपर लाकर उनके साथ माइनस प्लस कर दी, नीचे से बेस खत्म, नीचे से जो वैल्यूज थी वो खत्म हो गई, क्योंकि बेस तो एक बार लिखने। ये तो हमारे पास हो गया 2। यहां पर देखें एलसीएम लिया जाएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे लिया जाएगा, 3 ही एलसीएम आएगा, क्योंकि 2 ओवर वाली फॉर्म के दरमियान प्लस है, ऊपर आएगा 1 + 3, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी आपको पता होना चाहिए कि एक लॉ आपने पढ़ा है कि किसी की पावर जो 0 है, a की पावर अगर 0 है तो वो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है 2 की पावर 0 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 के इक्वल, यानी आप इसको मल्टीप्लाई 1 कर लें, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, ये भी 1 के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि ये सारे 0 होती जाएंगी पावर्स। जब पावर 0 हो गई तो सारी 1 के इक्वल होगी, तो जब सब 1 के इक्वल होगी तो सिर्फ यही वैल्यू बची। अब 3 नीचे है, ऊपर भी क्या आ जाएगा, ऊपर भी 3 आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। सो 2 की पावर ओनली 2 की पावर 1, ना भी 1 लिखें तो आंसर है, तो यानी 3 3 से कैंसिल हो गया, 2 आ गया। तो ये चीज़ असल तरीकाकार ये है, इसको रिवाइंड करके समझें कि 0 आ गया तो 1 की इक्वल है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी की पावर 0 = 1 है, चाहे वो किसी की पावर 0 = 1 है। तो ये तरीका बिल्कुल ठीक है अगर आपने बोर्ड में नंबर लेने हैं। ये क्यों नहीं किया, क्योंकि भाई ये ओवर वाली फॉर्म थी और ओवर वाली फॉर्म का एलसीएम ही लिया जाता है। और एलसीएम कैसे लिया हमने, नीचे वाले सेम है तो ऊपर वालों को भी हमने 1 + 2 वैसे लिख दिया। तो 1 + 2 3, 3/3। देखो सबसे बड़ी बात, वर्किंग किस पे हो रही है, एक्सपोनेंट्स पर ही वर्किंग हो रही है, और किसी चीज़ पे हमें बेस पर तो कोई काम ही नहीं कर रहे, एक्सपोनेंट पे कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको समझ आना बहुत ज़रूरी है। ये लॉन्ग मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको फ़ायदा हो जाए, शेयर करेंगे तो फ़ायदा होगा भाई। तो ये चीज़ है कि ये जो लॉन्ग मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वो भी लॉन्ग इसमें शामिल कर लें। समझ आ रही बात। तो मैं अब अगले पार्ट, जो ये तो 4.2 थी, सॉरी 2.4 थी ये, ठीक है। अब मैं 2.46 पे आऊँगा। 2.4 थी ये, 2.6 पे जो लॉन्ग है वो, और रिव्यू में जो लॉन्ग है वो क्लियर करूँगा। देखिए आपके लिए मुझे इतना कुछ करना पड़ रहा है, तो आपको भी चाहिए कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफादा हासिल करें, ठीक है। वॉच करें, शेयर करें ग्रुप्स में, तब कि ताकि बाकियों का भी फ़ायदा हो सके,
ठीक है ना। सो मैं अब अगला पार्ट शुरू करवाता हूँ, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब है हमारे पास 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 जो लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को भी ज़रा गौर से समझ लेना है आयोटा, क्योंकि आपको इस वैल्यूज़ का आइडिया होना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए मैं इसका जो है इसमें फाइंड एक्स और वाई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो है वो सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ, सेकंड और थर्ड पार्ट करवा देता हूँ। फर्स्ट वाला कदर इजीएस्ट है, ठीक है। अब इस चीज़ को आपने समझना ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई की फॉर्म में शिफ्ट करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले 3 को आपने मल्टीप्लाई किससे करवाना है, इन दोनों टर्म के साथ। देन आगे -2 को 2 आयोटा को आपने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, x प्लस वाई आयोटा से। कहने का मतलब 3 को आपने दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया, देन -2 को भी आपने इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई किया। समझ लीजिएगा रिवाइंड कर करके इस क्वेश्चन को। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें 2x, फिर इसको करें तो क्या हो जाएगा -4y आयोटा, और ये सेम एज इट इज हमारे पास हो जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट ओपन हो जाएगी क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए ये दोनों इससे मल्टीप्लाई होंगे। अब मजीद सिंप्लीफाई करने के बाद कंपेयरिंग का काम करेंगे हम। अब देखिए 3x, फिर क्या होगा प्लस 3 को y से करेंगे 3y आयोटा, देन अब इसको करें तो -2x आयोटा, देन क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2y आयोटा स्क्वायर। समझ आई बात, यानी 3 को दोनों से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, विद साइन अगली टर्म्स को दोनों से किया तो ये हमारे पास आ गया। इक्वल लगा के 2x - 4y आयोटा -2y प्लस 2 आयोटा -1। समझते जाइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इसमें 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा, अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपने -1 की। आयोटा विच इज आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1, एज एमसीक्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इज इक्वल टू 2x - 4y आयोटा प्लस 2 -1। अब अगले स्टेप पे आपने क्या करना है, 3x प्लस 3y आयोटा -2x आयोटा माइनस प्लस 2y इज इक्वल टू 2x 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1, यानी माइनस माइनस प्लस करके ओपन कर दिया। अब हमारा जो स्टेप है रीअरेंज करने वाला है। रीअरेंज कैसे करेंगे आप, रीअरेंज आप करेंगे भाई जो आयोटा वाले हैं उनको सेपरेट, जो आयोटा के बगैर है उनको सेपरेट। क्लियर है ना। अब देखें 3x और प्लस 2y सेपरेट कर दे क्योंकि इनमें आयोटा नहीं है। अब आयोटा किस किस में है, इसमें आयोटा है, ठीक है, ये जो y और x में। तो आप पहले x वालों को लिख लेंगे, यानी 2x आयोटा माइनस विद साइन और फिर प्लस 3y आयोटा, ठीक है। या फिर एक कोशिश आप ये करें कि पहले वाला प्लस वाले लिखने की कोशिश करें, पहले प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा। देखिए पॉइंट बड़ा समझने वाला है, हमने आयोटा के बगैर वालों को पहले अरेंज कर लिया, 3x और 2y अरेंज किया, देन मैंने अरेंज किया जो आयोटा वाले थे उनको इकट्ठा किया, आयोटा के बगैर वालों को और आयोटा वालों को इकट्ठा किया हमने, देन उसके बाद इक्वल लगा दें, ठीक है। अब उसके बाद ये सेम लिख दें, फिलहाल ये आ गया मेरे पास। अब यहां पे x उधर भी x है, 4y आयोटा उधर भी 4y आयोटा है, तो क्यों ना इनको इक्वल के उस तरफ शिफ्ट कर दें। सिंपल, यहां पर आ जाएगा 3x, ये प्लस का 2x है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2y प्लस 3y आयोटा, इधर क्या है प्लस 4y आयोटा, इकट्ठा किया, बाकी क्या बचा -2x आयोटा। समझने वाली बात है कि 3x के साथ ये मिलता था इसलिए उसके कंबाइन कर दिया, 2y नहीं मिलता था वैसे ही आ गया। अब 3y आयोटा के साथ प्लस 4y आयोटा, आप कहेंगे ना सर 2y और 3y सेम तो है, नहीं भाई, उसके साथ आयोटा है उसके साथ आयोटा नहीं है, फर्क है आप, ठीक है। अब उसके बाद 2x आयोटा जो ये वाला आ गया, इक्वल लगा के क्या बचेगा हमारे पास, ये चीज बचेगी
जिसमें हमारे पास बचेगा 2 आयोटा माइनस 1। ये इधर ही रहने देना, क्योंकि ये ना x है इसके साथ ना y है, ओनली आयोटा है, वो उनके साथ अटैच होना था। अब देखिए 3x में से 2x गए, x प्लस 2y, देन उसके बाद देखिए इसमें और इसमें ऐड हुआ तो 7y आयोटा, और फिर क्या होगा माइनस 2x आयोटा, इक्वल लगाकर ये लिखने हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ आपने इस तरह से सॉल्व करनी है, ठीक है, सॉरी। अच्छा जी, अब देखें हमने इसके बाद क्या करना है, ये चीज़ कंपेयर की तरफ है। अब क्या करेंगे, x प्लस 2y को एक ब्रैकेट में लिखें और अयोटा में से अयोटा कॉमन ले लें आप जी। 7y अंदर रहेगा और 2x भी अंदर रहेगा, बाहर क्या आ जाएगा, अयोटा आ जाएगा। समझिएगा क्वेश्चन को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही थी, मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस इसमें जो चीज़ कॉमन आ रही थी वो एक ही कीमत है, वो है अयोटा, अंदर जो बचेगी वो हमने वैसे लिखनी है। इक्वल में डाल दें 2x माइनस 1, 2 आयोटा माइनस 1। ठीक हो गया। अब आपको कंपेयर करना है जी। कंपेयर क्यों करना है, कंपैरिजन इसलिए ज़रूरी है, दरमियान में इक्वल है और वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब आप फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यूज़ को तो आप इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ये वैल्यूज़ इक्वल होगी, ये देखें कंपेयर आप करेंगे जी। ठीक है, कंपेयर किस तरह से आप करेंगे, ये जो अयोटा वाले हैं वो अयोटा के साथ कंपेयर होगा और जो अयोटा के बगैर है वो अयोटा के बगैर कंपेयर होगा। ठीक हो गया। अब देखिए ये यहाँ पे ज़रा गौर करिए, यहाँ अयोटा नहीं है तो यहाँ पर कहाँ अयोटा नहीं है, इसके साथ नहीं है तो वो इसके साथ कंपेयर होगा हमारे पास। ठीक है, याद रखना ये मेरी बात, ठीक होगा। यानी ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये विदाउट अयोटा वाले के साथ कंपेयर होगा। ठीक है, तो आप देखें x प्लस 2y इक्वल आ जाएगा -1 के। कंपेयर इस तरह से आपने करना है। ठीक है, देन दूसरा जो कंपेयर करना है आपने वो देखें अयोटा वाले के साथ कंपेयर होगा। कंपेयर मतलब मुवाजना करना है, उधर अयोटा नहीं था तो इधर किसके साथ अयोटा नहीं है, -1 उसके साथ कंपेयर। यहाँ अयोटा है, इसके साथ ये जो अयोटा 2 के साथ है तो इसलिए यहाँ पर इक्वल आ जाएगा 7y माइनस 2x इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। सो इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2 का। इसको अब आप सोल्व करेंगे, किस तरह से सोल्व करेंगे, क्रैमर रूल से। वही इक्वेशंस बन गई, क्रैमर रूल मैंने अभी बताया, उससे आप ये सोल्व कर लें, आपका ये सोल्व हो जाएगा। मेन काम आपको ये है रिवाइंड करके, वीडियो तो रिकॉर्ड है, अगर आप इसको करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि मैंने ये स्टेप्स क्या किए हैं। रही बात जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी का थर्ड पार्ट, उसमें भी यही काम है। देखें 3 + 4 अयोटा का होल स्क्वायर, उसको आपने इस फॉर्मूले के मुताबिक ओपन करना है। इस फॉर्मूले के मुताबिक a² 2ab + b का स्क्वायर, इस फॉर्मूले के मुताबिक ओपन कीजिएगा। कैसे, a की जगह पर 3 लगा दीजिएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट वाला, a की जगह 3 और b की जगह पर 4 अयोटा। देन आगे क्या लगाएंगे आप, प्लस b की जगह पर 4 अयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, समझ आ गई बात। तो ये चीज़ जब आप ओपन करेंगे, आगे वाली तो चीज़ ओपन है, ठीक है, तो आपको इस तरह से आगे सोल्व आउट करना है। प्रैक्टिस भी तो करनी है भाई, कि सिर्फ आपने इसी को रिवाइंड करते जाना, प्रैक्टिस भी तो ज़रूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इस मेथड के मुताबिक आप ओपन करेंगे, रीअरेंज करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्रैमर रूल अप्लाई करके सोल्व कर दें। इस तरह से आपका ये लॉन्ग कंप्लीट हो जाता है। समझ आ रही बात। अब रिव्यू एक्सरसाइज जो है हमारी, रिव्यू एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका जो लेक्चर, इसकी जो वीडियो है इंशाल्लाह ये कल आएगी। ये जो आपने अब तक कंप्लीट करना है इसको, और इसको समझना और इसका फीडबैक मुझे देना, इसको शेयर करना। ठीक है, इंशाल्लाह बाकी वीडियो जो थ्योरम है और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह संडे यानी कल। अल्लाह हाफिज़।